मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करूँगा। छात्रों, आज का हम लोगों का चैप्टर होगा अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, ओनली वॉलंटरी लिक्विडेशन, अर्थात स्वैच्छिक समापन। छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी की स्थापना कानूनी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, इसीलिए कंपनी को कानूनी व्यक्ति भी कहा जाता है। जैसा कि इसकी परिभाषा में है कि यह कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जिस प्रकार कानून के द्वारा इसकी कंपनी की स्थापना होती है, उसी प्रकार कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही इसका समापन किया जाता है। समापन का आशय ऐसी कार्यवाही से है जिसके द्वारा कंपनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है, कंपनी की संपत्तियां बेच दी जाती हैं तथा उससे प्राप्त धन एवं कंपनी की अन्य प्राप्तियों से अर्जित धन को समापन के खर्चों व दायित्वों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जितने भी दायित्व हैं, सारे समूचे दायित्वों का भुगतान किया जाएगा और कंपनी का समापन में जो व्यय हुआ होगा उस व्यय का भुगतान होगा। इसके बाद यदि कुछ सरप्लस बचता है तो उनके अंशधारियों में, जिन्हें समापन के समय कंट्रीब्यूटरी भी कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो उनमें बांट दिया जाता है। प्रोफेसर गॉवर के अनुसार एक कंपनी के समापन का आशय उस विधि से है जिसके द्वारा इसका जीवन समाप्त होता है और उसकी संपत्तियों का प्रयोग इसके लेनदारों एवं सदस्यों के लिए किया जाता है। एक प्रबंधक, जिसे निस्तारक कहा जाता है, नियुक्त किया जाता है। वह कंपनी को अपने नियंत्रण में लेकर संपत्तियों की राशि वसूल करता है और कंपनी के दायित्वों का भुगतान करता है और अंत में बचे हुए आधिक्य को सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुसार बांट देता है। तो यह तो हो गया कंपनी का समापन। अब हम चर्चा करेंगे मोड्स ऑफ लिक्विडेशन। तो कंपनी के समापन के 2 मोड हैं। पहला तो है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और दूसरा है वॉलंटरी लिक्विडेशन। यहाँ हमें स्पेशली वॉलंटरी लिक्विडेशन पर का ही अध्ययन करना है, लेकिन हम थोड़ा बहुत लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल या वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल को भी समझ सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी का समापन निम्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे विशेष प्रस्ताव द्वारा या ऋण के भुगतान में असमर्थता, देश के विरुद्ध कार्य, बीमार कंपनी के विषय में यदि कंपनी का कार्य
कपटपूर्ण और अवैधानिक हो तब ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्ति होगी, या कंपनी द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्ट दर्ज कराने में त्रुटि हो रही, अगर कोई गलती की गई है, कोई त्रुटि की गई है, तो वैसी स्थिति में भी ट्रिब्यूनल इसे समाप्त कर सकता है। और अंत में समापन का उचित एवं न्यायपूर्ण होना। समापन जब ट्रिब्यूनल की नज़र में उचित हो, न्यायपूर्ण हो, तो वैसी स्थिति में समापन किया जा सकता है। अब दूसरा जो मोड है वॉलंटरी लिक्विडेशन, इसी पर हम लोगों को फोकस करना है। तो कंपनी अधिनियम 213 की धारा 304 में कंपनी के स्वेच्छा से समापन की निम्न 2 परिस्थितियां दी गई, अर्थात 2 परिस्थितियों में कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने पर प्रस्ताव द्वारा या घटना घटित होने पर साधारण सभा में प्रस्ताव पास कर। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर प्रस्ताव, अर्थात मान लीजिए कंपनी की स्थापना किसी खास उद्देश्य या किसी निश्चित समय के लिए की गई हो, तो वैसी स्थिति में कंपनी का उद्देश्य या कार्य समाप्त होने या समयावधि बीत जाने के बाद उसकी समाप्ति की जा सकती है। उसी तरह किसी तरह की घटना घटित होने पर, मान लीजिए कोई असामान्य परिस्थिति आ जाए, तो वैसी परिस्थिति में कंपनी का समापन किया जा सकता है। दूसरा है कि विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी स्वेच्छा से समापन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करके समाप्त कर सकती है। अब स्वेच्छा से यदि समापन हो रहा है तो अब उसके संबंध में कुछ बातों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। इसे स्वेच्छा से समापन के प्रस्ताव का प्रकाशन, ऐसा नहीं है कि जब इच्छा होगी तब कंपनी समाप्त कर दी जाएगी। तो कहता है कि इसके लिए कंपनी द्वारा स्वेच्छा से प्रस्ताव पारित करने के उपरांत इसके पास होने के 14 दिन के अंदर सरकारी गजट एवं उस जिले के समाचार पत्र में जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है प्रकाशित होना आवश्यक। अर्थात यदि कंपनी की समाप्ति करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में प्रस्ताव के पास होने के 14 दिन के अंदर इसको सरकारी गजट में या तो प्रकाशित कीजिए और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि हाँ अब हम कंपनी को समाप्त करने जा रहे हैं। ताकि ऐसा इसलिए होता है ताकि जो भी लेनदार हों कंपनी के, जिनका कंपनी में हित है या माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले शेयर होल्डर्स हों, वे सभी भी इस बात को जान सकें ताकि उनके हित को कोई नुकसान न पहुंचे और वे अपना क्लेम कर सकें। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, माने किस तरह से कैसे कंपनी को समाप्त किया जाएगा। तो इसमें होता है, सबसे पहला है कि मेंबर्स वॉलंटरी बाइंडिंग। मेंबर्स अर्थात शेयर होल्डर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वे कंपनी के मालिक होते हैं, वे इसके मेंबर होते हैं और वे जनरल मीटिंग में भाग लेने का उन्हें अधिकार होता है।
तो जब कंपनी की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने सभी दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकती है और इसके सदस्य समापन के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वे आपस में मीटिंग करके और कंपनी को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इसे सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन कहा जाता है। इसमें सदस्य सामान्य सभा में लिक्विडेटर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार के समापन में संचालकों द्वारा कंपनी का स्थिति विवरण, कंपनी के लेनदारों की सूची तथा उनके ऋणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इसका अध्यक्ष संचालक की अध्यक्षता में इसके समूचे मेंबर्स की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में संचालक द्वारा कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी जाएगी, कंपनी के दायित्वों एवं संपत्तियों का विवरण दिया जाएगा। तो यह तो हो गया मेंबर्स के द्वारा अगर समापन होता है उनकी इच्छा पर। दूसरा, क्रेडिटर्स वॉलंटरी माइंड पर। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कंपनी के लेनदारों को या कर्जदारों को यह लगता है कि हमारे द्वारा दिए गए ऋण या उधार की वापसी कंपनी द्वारा संभव नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में वे प्रिकॉशन के तौर पे कंपनी को समाप्त करने के लिए मीटिंग कर सकते हैं या इसके लिए पिटीशन दे सकते हैं, क्योंकि उनके विनियोग के डूबने का भय रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा नहीं की जाती है, अर्थात कंपनी की क्या स्थिति है, वह ऋणों का भुगतान किस मद से किस प्रकार करेगी, तो वैसी स्थिति में लेनदारों में एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे चाहे तो मीटिंग करके कंपनी के समाप्ति का प्रस्ताव ला सकते हैं। इस प्रकार के समापन में लेनदारों का नियंत्रण रहता है, क्योंकि पहले प्रकार का जो हम लोगों ने किया कि मेंबर्स द्वारा, तो उसमें तो मेंबर्स मिल करके आपस में तय कर लेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे, लेकिन यहाँ लेनदारों द्वारा जब होता है तो उनके द्वारा, क्योंकि उन्हें यह पता है कि हमारे द्वारा दिया गया ऋण सुरक्षित नहीं है, वह उसकी वापसी की संभावना संशय में तो या संदेहास्पद, तो ऐसी स्थिति में वे यह निर्णय लेते हैं और जब लेनदार समाप्ति का निर्णय लेंगे और उन्हें कोर्ट का भी संरक्षण प्राप्त होता है, तो वैसी स्थिति में निस्तारक या लिक्विडेटर उनके द्वारा बहाल किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कंपनी का लिक्विडेटर रहेगा तो हो सकता है कि हमारा हित सुरक्षित न हो। कंपनी अधिनियम 2013 में
कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन एवं लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन में अंतर नहीं किया गया है। अर्थात पूर्व के अधिनियम में तो यह अंतर था, अलग अलग किया गया था, लेकिन 2013 में जो कंपनीज एक्ट में संशोधन हुआ या बना कहिए नए सिरे से, तो उसमें अलग अलग चर्चा नहीं है, लेकिन इसे ऐच्छिक समापन कहा गया है। यहाँ ऐच्छिक समापन का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए अब इसकी चर्चा कम ही होगी। अब आगे हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन, यानी कंपनी का जब समापन होगा तो अंशधारियों की क्या स्थिति रहेगी। तो कंपनी के समापन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर कंपनी के अंशधारियों को कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। शेयर होल्डर्स तो है ही, लेकिन उसके बाद एक कंट्रीब्यूटरी शब्द भी आता है, क्योंकि अब चूंकि कंपनी जब समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई तो शेयर रहा ही नहीं, तो वे शेयर होल्डर क्या थे, इसलिए कहा जाता है कंट्रीब्यूटरी, अर्थात सहयोग कर, माने उनका धन लगा है कंपनी में, इसलिए उन्हें कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। एक कंट्रीब्यूटरी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो कंपनी के समापन की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कंपनी की संपत्ति से कंट्रीब्यूशन करने के लिए दायी है। अर्थात सिर्फ वापसी का ही अधिकार नहीं, इनको सरप्लस यदि हुआ, सारे दायित्वों का भुगतान करने के बाद यदि सरप्लस राशि बचती है तब तो लौटाया जाता है शेयर होल्डर को, लेकिन यदि राशि कम पड़ रही हो, दायित्वों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और अगर शेयर होल्डर्स के यहाँ कुछ कॉल्स अनपेड हों तो उसे या उनसे कॉल करके मांगा जा सकता है, और उनका कर्तव्य होता है कि वे उस कॉल को वापस करें। अब इनकी लायबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो लायबिलिटी की जहाँ तक लायबिलिटीज ऑफ कंट्रीब्यूटरी में कहा जाता है कि सामान्यतया कंपनी के सभी वर्तमान एवं पिछले सदस्य अंशदाता की तरह उत्तरदायी होते हैं, किंतु निम्नलिखित व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। पहला, कंपनी का पुराना सदस्य जिसकी सदस्यता कंपनी का समापन होने के 1 वर्ष पूर्व या उससे पहले ही समाप्त हो चुकी है। जो पहले सदस्य रहा, पहले शेयर होल्डर रहा, लेकिन कंपनी के समापन होने का जब समय जो है उस समय से 1 वर्ष पूर्व ही वह अपना शेयर मान लीजिए दूसरे को ट्रांसफर करके बेच के वह अब सदस्य न हो, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई दायित्व नहीं बनता है। दूसरा, कंपनी का पुराना सदस्य किसी ऐसे ऋण या दायित्व के संबंध में अंशदान कराने के लिए दायी नहीं होगा, अर्थात उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी जो उसकी सदस्यता समाप्त होने के पश्चात उत्पन्न हुआ हो। ऐसी कोई लायबिलिटी हो जो उसकी सदस्यता समाप्त होने के बाद अवतरित हुई हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें उसका कोई दायित्व नहीं बनता है। एक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त रकम तक ही सीमित होता है। तीसरी बात कह रहा है कि एक अंशधारी जो है, एक अंशधारी का दायित्व जो होता है वह पूरे के पूरे
कंपनी के बकाया को देने के चुकाने के लिए वो बाध्य नहीं है, बल्कि वह उतना ही के लिए बाध्य है जितना उस पर बकाया हो। जैसे मान लिया कि शेयर का मूल्य 100 रुपया हो और उस पर 80 रुपया प्राप्त हो चुका हो, कंपनी को 20 रुपया बकाया हो, तो वैसी स्थिति में कंपनी की समाप्ति पर शेयर होल्डर से 20 रुपये ही मांगा जा सकता है जो बकाया है, क्योंकि 80 रुपया दे करके ही वह 100 रुपये का मालिक था। तो अब कंपनी समाप्त हो रही है, तो अगर आवश्यकता पड़े, आवश्यकता नहीं है तो मांगना जरूरी नहीं है। अगर कंपनी की संपत्तियां उसके दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं, तो वैसी स्थिति में तो सरप्लस की बात आती है, सरप्लस भी हो सकता है। लेकिन अगर यह स्थिति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में अगर राशि कम पड़ रही हो दायित्व का भुगतान करने के लिए, तो शेयर होल्डर से कॉल किया जा सकता है। बस उनके ऊपर जो बकाया यानी कॉल्स इन एरियर्स, उसी राशि की मांग की जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी, जो कंट्रीब्यूटरी होते हैं उनको लिस्टों में बांट करके ए बी करके रखा गया है प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर। तो कंपनी के जो उसमें होता है कि पहला है लिस्ट ए। लिस्ट ए में कंपनी के वर्तमान सदस्यों को शामिल किया जाता है। लिक्विडेटर सर्वप्रथम इन्हीं से धन की याचना करता है। जो वर्तमान सदस्य हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर में बात चर्चा किए कि जो पूर्व के सदस्य हैं उनसे मांग नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ शर्तें हैं। तो लिस्ट ए में रखा गया है वर्तमान सदस्य, जो कि आज अर्थात कंपनी के समापन की प्रक्रिया तक कंपनी के शेयर होल्डर थे, उन्हें लिस्ट ए में रखा गया है। इसके बाद लिस्ट बी, इस सूची में उन अंशधारियों को रखा जाता है या उनका नाम शामिल किया जाता है जिन्होंने कंपनी का समापन प्रारंभ होने के 1 वर्ष के अंदर अपनी सदस्यता छोड़ी। अर्थात 1 वर्ष से पूर्व यदि सदस्यता छोड़ दी है तो उनसे कुछ भी मांगने का राइट नहीं है कंपनी का। लेकिन अगर समापन की प्रक्रिया या समापन के 1 वर्ष के अंदर उन्होंने कंपनी छोड़ा है, तो वैसी स्थिति में उनका दायित्व बनता है, उन्हें लिस्ट बी में रखा गया है। लिस्ट बी के अंशधारी केवल उस सीमा तक राशि चुकाने के लिए दायी हैं, अर्थात उनका दायित्व उस राशि तक ही है जिस सीमा तक उनके हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफरी ने उनको पूर्णतः न चुकाया। अर्थात अब यहाँ हम उदाहरण के रूप में समझें तो जैसे मान लीजिए कि हमने अभी चर्चा किया कि 100 रुपये का शेयर है और 80 रुपया मांगा जा चुका है, 20 रुपया बकाया है, और कोई शेयर होल्डर उस शेयर को बेच देता है, दूसरे को हस्तांतरित कर दिया और उससे या तो पूरी कीमत ले लिया या जैसे भी हो। तो अब वैसी स्थिति में वह
जो 20 रुपया बकाया है वह उसको देने का दायित्व उस पुराने शेयर होल्डर को ही बनता है। तो यदि आवश्यकता पड़ी तो उनसे वह मांगा जा सकता है। तो छात्रों, यह तो हुई कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब चूंकि हम लोग अकाउंट के विद्यार्थी हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट के विद्यार्थी को लाख बाकी चर्चा कर ले, अंत में उसे अकाउंट ही तैयार करना होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए कैसे अकाउंट तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके कि एक लिक्विडेटर बहाल होता है और उस लिक्विडेटर का ही दायित्व होता है कि वह कंपनी की सारी संपत्तियों की बिक्री करे, या कोई कॉल्स हो या कहीं से जो भी होगा, या कंपनी के अंदर जो कैश हो, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो समूची रकम को एक जगह लिख करके और उससे कंपनी के दायित्वों का या अन्य जो कंपनी के समापन के व्यय वगैरह हुए हैं उनका भुगतान करे, और उसके पश्चात यदि राशि बचती है तो वैसी स्थिति में उसके कंट्रीब्यूटरीज को रिफंड करें। तो अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लिक्विडेटर द्वारा जो तैयार किया जाता है अकाउंट, उसको कहते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कहीं कहीं से लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। तो हुआ कि एक ही बात है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर के खाते में मुख्यतः निम्न सूचनाएं रहती। एक पक्ष तो प्राप्ति का होता है, उसमें सर्वप्रथम अमाउंट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर, अर्थात लिक्विडेटर द्वारा वसूल की गई राशि किस किस सोर्सेस से वसूली होगी हम लोग चर्चा तो कर चुके, लेकिन फिर एक बार सिलसिलेवार, चूंकि अकाउंट सब बनाना है तो उसमें किस तरह से हम चर्चा करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, इसकी हम लोग चर्चा करें। तो अब जो रियलाइजेशन होगा अमाउंट का, कैसे अमाउंट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर, तो पहला होगा यह कि कंपनी की संपत्तियां बेचकर धन प्राप्त करना। दूसरा, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस की राशि वसूल करना। अब यहाँ हम लोग संपत्तियां बेच करके तो समझ में आ रहा है कि भाई इस कंपनी की सारी, ये तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके कि सारी संपत्तियों को बेच दिया जाएगा और उनसे जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा अमाउंट रियलाइज्ड बाय वेरियस एसेट्स। इसमें दूसरा है कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस की राशि वसूल करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैसे लेनदार जिनके पास जमानत के रूप में उनके द्वारा दिए गए ऋण से अधिक की संपत्ति रखी गई होती है, उन्हें हम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से लोन 1 लाख रुपया लेते हैं, तो कुछ ऋण देने वाले अपने ऋण की सुरक्षा चाहते हैं, वैसी स्थिति में वो और तो गारंटी के रूप में
हमसे कोई संपत्ति मांगते हैं, तो मान लीजिए कि हमने 1,50,000 की बिल्डिंग या अन्य कोई संपत्ति, मशीनरी हमने मॉर्गेज कर दिया, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा दिया गया लोन है 1 लाख और मॉर्गेज एसेट्स की कीमत है 1,50,000। माने वो हमेशा सेफ है, इसे सिक्योर है। इसीलिए इस तरह के क्रेडिटर को कहा गया है कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पूर्णतः रक्षित लेनदार। तो वैसी स्थिति में कंपनी मान लीजिए अब समाप्त हो रही है, कंपनी की संपत्तियों को बेचा गया, तो उस संपत्ति को बेचा जाएगा। तो मॉर्गेज करने का यह अर्थ नहीं है कि पूरी पूरी संपत्ति पर आपका अधिकार है। आपका अधिकार है सिर्फ आपके द्वारा दिए गए लोन पर, जितना आपने दिया है, हाँ, विथ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की चर्चा है तो विथ इंटरेस्ट। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए उनका सब 1 लाख रुपए का लोन हो और 1,50,000, तो 50,000 की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले सर्वप्रथम उसको चुकाया जाएगा 1 लाख रुपए, और बाकी जो 50,000 बचा लिक्विडेटर उसको अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए रखेगा। तो वही जो हम लोग बी या दूसरे की चर्चा कर रहे थे कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस की, तो यही सरप्लस या 50,000 जो हुआ वो सरप्लस हुआ। तीसरा है कॉल्स इन एरियर्स, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं कि अगर कुछ बकाया हो, जितने का शेयर है, शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे कम ही लिया गया है और कुछ राशि छोड़ दी गई है, बाद में मांगा जाएगा, और वो नहीं मांगी गई, आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं मांगी गई। अब कंपनी चूंकि समाप्त हो रही है, इसलिए अब आवश्यकता है कि आप दीजिए, तभी ना आपको लौटाया जाएगा। तो यह तीसरा या जो हमारा सी है कॉल्स इन एरियर्स, यह तो हो गया वसूली की बात। रियलाइज क्या क्या हुआ लिक्विडेटर के लिए। अब जो भी रियलाइज हो गया जिस सोर्सेस से, तो उससे दायित्वों का भुगतान करेगा लिक्विडेटर। जैसा कि हम लोग लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं,